बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 7 जो है वो रनिंग में है और आज हमारा नॉलेज 7.5 है। इसमें हमने डिस्कशन क्या करनी है, एनर्जी सोर्सेज और इनकी जो यूटिलाइजेशन है, इनके इस्तेमाल के हवाले से हमारी आज की डिस्कशन होगी। और इसमें जो एसएलओज हैं आज के लेक्चर में, वो 3 एसएलओज हैं। पहले एसएलओ में क्या करना है, डिफरेंशिएट, हम फर्क करेंगे बिटवीन एंड लिस्ट, यानी रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम फर्क करेंगे और उनकी टाइप्स को भी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे जो है वो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं और कौन से रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये आपको समझ आ जाएंगी। तो पहला एसएलओ हमारा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में है। और दूसरे में क्या है, डिस्क्राइब, हम बयान करेंगे हाउ यूजफुल एनर्जी, यानी जो हमारे इस्तेमाल वाली एनर्जी है, मे बी ऑब्टेन्ड, हासिल की जा सकती है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो कुदरती तौर पर हमारे ज़राया हैं, वहां से हम कैसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। और उसमें कुछ ही आगे ब्रैकेट में वजाहत भी की है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं एनर्जी के। उसमें सबसे पहले लिखा है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल। ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं ये हम देख लेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो भी यूज की जा सकती है। और थर्ड वन में क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज क्या है, वाटर से भी हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हम डैम वगैरह बनाते हैं, तो ये एनर्जी भी हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। इसके अलावा सोलर रेडिएशन, सन से आने वाली जो रेडिएशन हैं, उस एनर्जी का भी हम अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। आपको पता है कि जितनी भी चीजें वो एटम से मिलकर बनी, और एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस से भी एनर्जी हासिल की जा सकती है और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे कराची में है या चश्मा में है, वहां पे ये काम कर रहे हैं, वहां से न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये भी एक हमारा एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा जियो थर्मल रिसोर्सेज, यानी जो जमीन है ना, जमीन, इसका जो इंटीरियर है वो हॉट होता है, तो उसके अंदर की जो हीट है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम जियो थर्मल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, जियो थर्मल एनर्जी। इसके अलावा विंड के अंदर ये जो तेज हवाएं चलती हैं, तो हवा, इसका मतलब हवा चलने का मतलब क्या है, हवा में मोशन है, और मोशन एक काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। उस एनर्जी को भी हम अपने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर टाइड्स, आपको पता है ये जो मून है, मून क्या करता है, मून समंदर के पानी को दिन में 2 दफा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती है। और किसी भी चीज की जब हाइट बढ़ेगी तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी, दोबारा हम उस हाइट से वाटर को फॉल करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और वो टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन समझो बड़े बड़े फैन है। अब जब टरबाइन स्पिन करेंगे तो उस टरबाइन के साथ आप जनरेटर को लगा देते हो, तो वो टरबाइन जनरेटर को भी घुमाता है। तो जब जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो खैर ये आपने अभी मैंने जनरल बातें करनी थी, थोड़ा सा आपको बता दिया कि आप टाइड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, वो एनर्जी हासिल कर सकते हो जो हमारे लिए अहम है, हमारे लिए मुफीद है। इसके अलावा वेव्स, सी के अंदर जो वेव जनरेट होती हैं, ठीक है, तो वो वेव्स के अंदर भी एनर्जी है, वेव्स के अंदर भी मोशन होती है ना, तो वो जो मोशन है वो एक काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी आप चुके पढ़ चुके हो कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है।
तो यहाँ पे हम सी जो वेव्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी है उसको भी यूज किया जा सकता है। और ये आगे बताया है कि इन एनर्जीज को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉयलर वगैरह इस्तेमाल करके, बॉयलर का मतलब है कि आप चीजों को बर्न करोगे या फिर आप पानी को स्टीम में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और फिर उससे आगे जो है वो जनरेटर वगैरह को चलाओगे। या फिर टरबाइंस में भी यही काम करती हैं, टरबाइंस को घुमाते हैं, टरबाइंस को क्या करती हैं, घुमाते हैं, हाइट से पानी गिराते हैं और टरबाइन घूमता है, और फिर उसके साथ ही जनरेटर लगा दो, जनरेटर भी घूमेगा, और इस तरह से आपको जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। या फिर जनरेटर डायरेक्टली भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ये घरों में जो जनरेटर इस्तेमाल करते हो ये पेट्रोल से चलते हैं, पेट्रोल भी एक फ्यूल है, क्या है, एक फ्यूल है। तो ये एक फॉसिल फ्यूल है, और उस फ्यूल को आप जो है वो उस यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। उस केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बताया है यहाँ पे। हमारा जो दूसरा एसएलओ है ये डिटेल में है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वन जो हमारा एसएलओ है इसमें क्या है बेटा, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ये डिसएडवांटेजेस लिखना था, डिसएडवांटेजेस ये इसके साथ लिखे, ऑफ मेथड्स ऑफ एनर्जी जनरेशन। ये जो एनर्जी आप जनरेट कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली हमारा असल मकसद तो ज्यादातर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेना। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उन मेथड्स में जो हमारे जो एडवांटेजेस है वो भी डिस्कस करेंगे और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो फायदे और जो नुकसानात हैं दोनों चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली ये बातें हम कहां तक महदूद रखेंगे, लिमिटेड टू वेदर इट इज रीन्यूएबल व्हेन एंड वेदर इट इज अवेलेबल। यानी एक तो हम देखेंगे कि ये जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स से उसको फोकस करते हुए देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारी जो एडवांटेजेस होते हैं ये कैसे इंपैक्ट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को, यानी ये सारी बातें हम इस एसएलओ के अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे। वो थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो बड़ी कंफ्यूज सी बनाई हुई है एसएलओ के हवाले से। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो डिस्कशन है वो कौन सी है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी हुई है। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, आर दोज दैट कैन बी रेप्लेनिश्ड, जिनको दोबारा भरा जा सकता है नेचुरली, कुदरती तौर पर, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मुख्तसर वक्त के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता कि नेचर ये सारा कुछ चला रही है, नेचर चला रही है और उसी नेचर की वजह से ही ये दोबारा रिटेन हो जाते हैं और फिर हम उनको यूज कर लेते हैं, फिर हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन आपने देख ली कि ये ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो बड़ी तेजी के साथ भर जाते हैं और दोबारा इस्तेमाल में आ जाते हैं, और दोबारा इस्तेमाल में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी लिखी है यहाँ पे। सबसे पहले सोलर एनर्जी, ये एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। और क्योंकि डेली आपको जो है ये सनलाइट मिल रही है ना, तो सनलाइट अगर मिल रही है तो बड़ी शॉर्ट टाइम में आपको रात को सिर्फ नहीं मिलती, दिन को फिर मिलना शुरू हो जाती है। तो अब ये जो सनलाइट है इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट कर सकते हो यूजिंग डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना हो, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, सोलर पैनल, ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल हैं। तो ये हमारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं कि सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी बात आ रही है यहाँ पे विंड एनर्जी। ये भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सन है ना, जो रेडिएशंस आ रही हैं सन पे फॉल कर रही हैं, तो ये अर्थ पे गिर रही हैं, सॉरी, तो अर्थ सरफेस को ये अनइवनली हीट अप करती हैं, कहीं ज्यादा टेम्परेचर कहीं कम टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। कि क्या चीज क्रिएट होती है, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। जब भी प्रेशर का डिफरेंस होगा ना तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पुश मिलेगा और इस तरह से एयर को भी पुश मिलता है और उस पुश की वजह से एयर बड़ी तेजी के साथ मूव करती है और आप कहते हो विंड चल गई, क्या चल गई है,
विंड, तेज आंधी आ गई, तो ये समझो विंड के अंदर भी मोशन है, और मोशन एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और ये मैंने आपको बता दिया कि विंड कैसे चलती है। कैसे चलती है कि सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो अर्थ को अनइवनली क्या करती है? हीट करती है। कहीं टेम्परेचर ज्यादा, कहीं टेम्परेचर कम, जिसकी वजह से प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर को पुश मिलता है, और एयर क्या करती है? फ्लो करती है, मूव करती है हाई स्पीड के साथ, और उससे आप कहते हो ये विंड चलना शुरू हो गई। और विंड को इसी विंड से भी आप टरबाइन रन कर सकते हो। क्या रन कर सकते हो? टरबाइन रन कर सकते हो। आगे एक फिगर में आपको बता दूंगा कि कैसे ये विंड जो है वो टरबाइन को रन कर रही है। ठीक है, और टरबाइन अगर रन हो गई तो आसानी से क्या किया जा सकता है? उसके साथ क्या लगा दें? जी बेटा, जनरेटर लगा दो, तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब है विंड से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। और तीसरा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी होती है? ये जो पानी से एनर्जी मिलती है, पानी के फ्लो से, पानी के फ्लो से। और इसमें हम डैम बना लेते हैं। क्या क्या बनाते हैं? डैम। यानी डैम को एक ज्यादा हाइट पे बनाया जाता है ताकि फिर उसको ऊपर से गिराएं टरबाइंस के ऊपर, और टरबाइंस को वो घुमाए। और जब टरबाइंस घूमेगी तो डेफिनेटली इसमें मोशन आ गई, तो उसके साथ आप क्या लगा सकते हो? जनरेटर को अटैच कर सकते हो, और इस तरह से कमर्शियल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये वाला जो तरीका है ये कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो सोलर एनर्जी भी जो है ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये कमर्शियल लेवल पे, ये नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे भी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? तो ये डैम्स वगैरह बना के हम इस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद बायोमास। अब बायोमास जो है ये क्या है? ये बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल कौन से होते हैं? लिविंग मटेरियल से जो मैस हासिल की जाएगी ना, उससे आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, इनसे जो मैस मिलेगी उसे आप क्या कहोगे? ऑर्गेनिक मटेरियल्स का नाम दे सकते हो। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं, दे आर आल्सो यूज एज फ्यूल। इन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं ये भी मैंने यहां पे लिख दिया है। एक तो वुड है, ठीक है, वुड को आप क्या कर सकते हो? बर्न कर सकते हो ना। जब वुड को बर्न करोगे इसका मतलब वुड को आप एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, और इससे क्या मिलेगी आपको? हीट मिलेगी। क्या मिलेगी? हीट मिलेगी। और उस हीट से आगे आप इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हो, और बाकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ये भी हमारा बेसिकली एक बायोमास है। और थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये क्रॉप्स क्या होते हैं। क्रॉप्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग एफर्ट्स। यानी जो किसान है ना, फाइनली जो काश्त करते हैं, जैसे वीट है, राइस है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे क्या हैं? ये हमारे क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप से भी हम जो है वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं। इससे बायोफ्यूल हासिल किया जा सकता है। क्या? बायोफ्यूल। लिक्विड फॉर्म में एक फ्यूल है जिसको आप बर्न करके जो है वो आगे हीट प्रोड्यूस कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हो। फिर एनिमल और प्लांट्स की वेस्ट है, ठीक है, जो उनकी वेस्ट होती है ना, उससे भी आप जो है वो भी हमारी बायोमास है, उससे भी फ्यूल जनरेट किया जा सकता है, और वो होती है बायोगैस। वो कौन सी होती है? बायोगैस। तो बायोगैस को जो है वो आप हासिल कर सकते हो फ्रॉम द एनिमल और प्लांट वेस्ट। एनिमल और प्लांट वेस्ट से आप बायोगैस का भी बायोगैस एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। टाइडल एनर्जी, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया। टाइडल एनर्जी कौन सी होती है? बताओ जरा मोहम्मद, अभी मैंने बताया भी है। कौन सी एनर्जी होती है? मून की अट्रैक्शन की वजह से समंदर के पानी को पुल किया जाता है ट्वाइस अ डे, जिससे वो समंदर का पानी हाइट पे आ जाएगा, और फिर वहां पे अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर लें तो वो सारा पानी जो हाइट पे आएगा उसको स्टोर कर लेंगे हाइट पे, तो फिर वहां से उसको गिराया जाता है। किसके ऊपर?
टरबाइन के ऊपर, और इस तरह से टरबाइन को घुमाया जा सकता है और आगे फिर उसके साथ जनरेटर अटैच करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर वेव एनर्जी, ये भी मैं आपको बताया कि ओशन में ज़ाहिर है हवाएं चलती हैं, वहां भी वेव जनरेट होती हैं, और वेव जनरेट होने से उसके अंदर भी एक एनर्जी आ गई, कौन सी, मोशन वाली एनर्जी आ गई। तो उस मोशन को भी आप आगे किसी और एनर्जी की शक्ल में बदल सकते हो। जैसे कि इसमें एक साल्टर साइंटिस्ट था, उसने एक साल्टर डक बनाया था। तो साल्टर डक जो है वो क्या करता था कि उसका एक एंड जो है वो अपनी जगह फिक्स होता था, और एक एंड जब वेव गुजरती थी तो वो ऑसिलेट करता था। इस तरह से उस डक के अंदर क्या आती थी, मोशन आ जाती थी, और फिर वो जो वाइब्रेशन है उसी को आगे अपनी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता था। तो खैर, ये ओशन के अंदर जो वेव जनरेट होती हैं, इसको भी आप एक अपनी मुफीद एनर्जी की शक्ल में हासिल कर सकते हो। आगे नेक्स्ट आता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं? ये थोड़े बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। अपोजिट इस सेंस में कि ये तो ये लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? लिमिटेड, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होते। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, महदूद मिकदार में होते हैं, और इसके अलावा एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, इनको बनने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि रीन्यूएबल क्या थे, वो शॉर्ट पीरियड में बन जाते हैं, दोबारा रेडी होते हैं जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए हजारों साल बाद दफा इस्तेमाल करना पड़ता है, लाखों साल भी इस्तेमाल किया जा बाद दफा लग जाते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है फॉसिल फ्यूल्स। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बेस्ट एग्जांपल क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। और ये मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विच आर नेचुरल फ्यूल्स। ये फ्यूल ही हैं। ये क्या है? फ्यूल हैं। फॉर्म्ड ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कितना अरसा लगता है इनको? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। और ये कहां से बनते हैं? ये जो प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल जो डेड हो चुके होते हैं, जमीन के नीचे लाखों साल दफन रह गए, तो वहां पे फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फॉसिल फ्यूल में। ये हमारे फ्यूल हैं। तो ये आगे लिखा है कि ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो बरिड होते हैं डीप अंडर द ग्राउंड। बात समझ आ गई? जमीन के नीचे हजारों साल लाखों साल ये दफन रहते हैं, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फ्यूल है हमारा, और इस फ्यूल को आप बर्न करके क्या कर सकते हो? आगे हीट प्रोड्यूस कर सकते हो, और हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट, हीट से आप क्या करते हो? नॉर्मली स्टीम बना लेते हो, और स्टीम से फिर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सकता है, टरबाइन चलाई जा सकती हैं। खैर, चूंकि ये जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ये भी बिल्कुल बायोमास की तरह की चीज हो गई, तो इनके अंदर भी एनर्जी होती है। कौन सी? केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी हम बर्न करके उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा आगे बताया भी हुआ है। दे स्टोर केमिकल एनर्जी एंड आर यूज्ड टू जनरेट हीट एंड पावर। यानी उसी केमिकल एनर्जी से आप हीट प्रोड्यूस कर लोगे, और फिर हीट से स्टीम बना लोगे, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर लोगे, और स्टीम से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लोगे। यानी आपको इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर मिल जाती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल की जो टाइप्स कुछ लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो कोल की बात की है। ये जो कोल है ना, ये है तो फॉसिल फ्यूल, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो ऑयल है ये भी फॉसिल फ्यूल है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? ये लिक्विड फॉर्म में होगा। इनकी आप एक दफा बस अंडरस्टैंडिंग कर लेना। असल तो ये आपको पता होना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं और ये किस शक्ल में है, ये किस शक्ल में है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल गैस। ये गैशियस फॉसिल फ्यूल है। ये कौन सा है? गैशियस फॉसिल फ्यूल है। घरों में आप जो चीजें पकाते हो, घरों में जो गैस आती है ना, वो समझो आपकी कौन सी गैस है? ये नॉर्मली कॉमनली नेचुरल गैस है। तो ये आपने फॉसिल फ्यूल जो हमारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, कौन सा है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मेन सोर्स है, वो उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी हमारी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कौन सा है?
नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब न्यूक्लियर एनर्जी कैसे हासिल होती है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो मेन सोर्स होता है वो नेचुरली एलिमेंट है, यूरेनियम या प्लूटोनियम वगैरह को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये हैवी एलिमेंट है। क्या है? हैवी एलिमेंट है। हम इनके न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? इनके न्यूक्लियस को, इनके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके इनको ब्रेक करते हैं। इस ब्रेकिंग प्रोसेस को आप फिशन कहते हो। क्या कहते हो? फिशन। तो हैवी एलिमेंट के न्यूक्लियस को ब्रेक करने का प्रोसेस फिशन कहलाता है। और जब फिशन होती है ना, तो फिर उस वक्त वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और फिर उस एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर लिया जाता है और हीट से फिर स्टीम बनाते हैं और स्टीम से आगे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है। ये जो फिशन का रिएक्शन है ये एक कंट्रोल भी होता है और अनकंट्रोल भी होता है। कंट्रोल वाला किसमें है? ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे हुए हैं, एक कराची में लगा हुआ है, कैनप कहते हैं शायद उसको, और एक चश्मा में है, चश्मा प्लांट ही कहते हैं उसको। तो वहां पे एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है और वो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करके जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जा रहा होता है। और अनकंट्रोल्ड भी फिशन रिएक्शन होता है, वो एटम बम के अंदर होता है। तो एटम बम जो बनता है ना, वो फिशन रिएक्शन की बेस पे बनता है। किसके ऊपर? फिशन रिएक्शन की बेस पे है। खैर, ये आपने न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग कर ली। और एक और पीट, ये पीट भी बेसिकली क्या है, ये प्लांट्स ही होते हैं, अंडर ग्राउंड बरीड होते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर गलते सड़ते नहीं है, जिसकी वजह से इनकी बर्निंग उस तरह से नहीं है जैसे फॉसिल फ्यूल की है। जैसे किसकी है? फॉसिल फ्यूल की है, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, उनकी बर्निंग अच्छी है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, उससे ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो लेकिन फिर भी इसको भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। अब हम आते हैं, ये कुछ यहाँ पे फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। ये हमारे पास कोल की माइन दिखाई हुई है और इसमें ये कोल की बर्निंग दिखाई है कि बर्न करके आप इससे हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। और ये हमारे पास पीट इस शक्ल में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन फुली रोटेड एनिमल्स नहीं है, प्लांट्स नहीं है, यानी मुकम्मल तौर पर ये गले सड़े नहीं है। ये ऑयल है, पेट्रोल वगैरह एरोप्लेन में, गाड़ियों में हम इस्तेमाल करते हैं और उनको जो है वो फिर उससे हमारा मैकेनिकल वर्क होता है। तो हमारी एनर्जी जो हमें चाहिए होती है जिस मकसद में, जिस शक्ल में, उस शक्ल में अगर हम तब्दील कर लें तो वो हमारे लिए मुफीद होती है। ठीक है? ये जो गाड़ियों के इंजन होते हैं ना, इसमें हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती। किसमें? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर लेते हो। ठीक है? वो मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। और हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? ये गाड़ियों के अंदर, हवाई जहाज के अंदर, इनके अंदर। ठीक है? तो इनके अंदर जो इंजन होता है उसको हीट इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट इंजन। चलो खैर बेटा, ये आपने नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम बात करने लगे हैं कि एनर्जी के नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं। नेचुरली एनर्जी जो आपको अवेलेबल होती है वो किन किन जराया से मिलती है। तो उसमें सबसे पहले जो यहां पे लिखा है कि नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस, यानी नेचर प्रोसेस कर रही है, आपको नहीं करना पड़ रहा। किसको करना पड़ रहा है? नेचर खुद कर रही है। या फिर नेचुरली कुछ मटीरियल्स हैं, उससे जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करोगे उसे आप क्या कहोगे? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। या तो प्रोसेस नेचर ने शुरू किया हुआ है या फिर नेचुरली मटीरियल अवेलेबल है और उनसे आप एनर्जी जो हासिल करोगे फिर वो आपका जो सोर्स है दैट विल बी कॉल्ड एज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया बेटा? इसमें सबसे पहले ये केमिकल एनर्जी इन फॉसिल फ्यूल। हाँ, मुझे बताओ, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स हैं, डेड फॉर्म में। ठीक है ना? और अंडरग्राउंड बरीड हैं लाखों सालों से। तो ये नेचुरल चीजें, ये क्या चीजें हैं? नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल चीजें हैं। तो इससे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारी जो है वो आप कहोगे वो नेचुरल सोर्स से हासिल की गई एनर्जी है। वैसे फॉसिल फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? नहीं। हाँ भी बेटा, आप बताओ जरा, फॉसिल फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी, लिखा भी हुआ है सामने। ठीक है? यहां पे लिखा हुआ है केमिकल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है?
फिर इस एनर्जी को आप इससे हीट हासिल करते हो, इसको बर्न करके। यानी इसमें कोल है, नेचुरल गैस है, ऑयल है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये कौन से फ्यूल्स हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। बर्न करके फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? हीट में, और फिर हीट से आगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट किया जा सकता है। अच्छा, केमिकल एनर्जी इन बायोफ्यूल्स, हमारे बायोफ्यूल से जो है वो जो एनिमल और प्लांट से, एनिमल और प्लांट्स हमने बात की थी ना अभी शुरू में, बायोमास। तो बायोमास में क्रॉप से आपके पास, ठीक है ना, एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए। इसके अलावा क्या आता है? एनिमल और प्लांट्स का जो वेस्ट है वो हमारी चीजें हो गई। तो ये जो बायोफ्यूल आता है ये कहां से आता है? हमारे पास क्रॉप से हासिल किया जाता है। तो ये भी हमारा एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी क्या है? और इसमें भी केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी। इसके बाद नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन। हाँ जी, सोलर रेडिएशन का सोर्स क्या है? सन। तो सन से रेडिएशन आ रही है, नेचुरल प्रोसेस है ये भी। नेचर ने हमें ये एनर्जी दी हुई है, तो इसको आप आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, सोलर पैनल वगैरह इस्तेमाल करके। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज, पानी है, अल्लाह ने दिया हो इतना ज्यादा पानी, तो पानी के फ्लो से भी आप क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हासिल की जा सकती है। उसके लिए डैम बनाना पड़ती है। क्या बनाना पड़ते हैं? डैम बना के ये हम इससे मुस्तफीद होते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद ये थोड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो सोर्स है वो बताया है कि डैम बना हुआ है और हाइट से पानी को गिराया जाता है, और फिर इससे जो है वो टरबाइंस को घुमाते हैं, और टरबाइंस के साथ जनरेटर अटैच करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। न्यूक्लियर फ्यूल, ये भी मैंने समझा दिया आपको, ये भी एक नेचुरल सोर्स है, क्योंकि जो आपका यूरेनियम है वो एक एलिमेंट है और नेचर ने दिया हमें। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये हैवी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इससे आप न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करते हो किस प्रोसेस के थ्रू, किस रिएक्शन के थ्रू? बताओ जरा, अभी बोला है, समझाया। क्या करते हैं? हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। और बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जरा बताओ आप? फिशन। तो फिशन के थ्रू आप न्यूक्लियर एनर्जी हासिल कर लेते हो। तो यहां पे फिर अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है बेटा, बताओ जरा। मैंने कहा न्यूक्लियर फ्यूल ये कौन सा है? न्यूक्लियर एनर्जी की तो बात हो गई, फिशन के थ्रू मिलेगी, लेकिन ये फ्यूल का काम कौन कर रहा है? यूरेनियम या प्लूटोनियम, वो हैवी एलिमेंट जिसके न्यूक्लियस को ब्रेक करते हो, ठीक है, यूरेनियम या प्लूटोनियम। तो वो हमारे जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बात समझ आ गई बेटा? अच्छा, इनको आप इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। मैंने भी आपको बताया था कि जमीन का जो इंटीरियर है ना वो हॉट है, गर्म है। अगर ड्रिलिंग करके वहां पे पानी भेज दिया जाए, क्या किया जाए? पानी भेजें, तो जाहिर है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में, ठीक है। अगर वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो फिर आसानी से उस स्टीम से आप टरबाइन को रन कर सकते हो, और टरबाइन को घुमा लिया तो जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके बाद विंड वाली बात भी हमने कर ली थी। विंड एनर्जी में ये टरबाइन लगे हुए हैं, ये घूमेंगे, तो इससे जो है ये जो मोशन है इसका फिर इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी आप उससे टरबाइन चलाना चाह रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाह रही है। नेक्स्ट, ये टरबाइन का स्ट्रक्चर बताया, इसकी जरूरत नहीं है आपको। वेव्स एंड टाइडल एनर्जी ये मैंने आपको बता दी थी। और ये देखो वेव्स में मैंने साल्टस डक बताया था ना, तो ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ऑसिलेट करता है, और इस ऑसिलेशन की वजह से इसके अंदर मोशन आ गई। तो वही मोशन जो है आगे हम क्या कर सकते हैं? उसको अपनी मुफीद एनर्जी में हासिल कर सकते हैं, जो हमारे काम की एनर्जी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी जनरेशन मेथड। अब आपने कुछ एडवांटेज डिस्कस करने हैं और कुछ डिसएडवांटेज डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स का एडवांटेज बात करें, तो बेटा इसमें जो सनलाइट है, ठीक है, विंड है या वाटर है, इससे जो आपको एनर्जी
मिलती है वो आपकी रीन्यूएबल एनर्जी है। वो कौन सी है? रीन्यूएबल। दे आर ऑलवेज अवेलेबल, ये आपको हमेशा अवेलेबल है, अगेन एंड अगेन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, वाफर मिकदार में अवेलेबल है। तो फिर ये फायदा हुआ या नुकसान? ये फायदा हुआ। तो दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो ये हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी सप्लाई सोर्सेज हैं। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद दूसरा जो है, ये जो सोलर और विंड से आपको एनर्जी मिलती है, ये जो पावर हासिल हो, ये क्लीन एनर्जी है, इससे पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है ना। ज़ाहिर है जब आप किसी चीज को बर्न करते हो तो बर्न करके पोल्यूशन आती है ना। यहां पे हमें बर्निंग नहीं करना पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती? बर्निंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए ये हमारे पास जो है वो एक क्लीन एनर्जी सोर्सेज है। ये कौन से हैं? क्लीन एनर्जी। हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं होती, हार्मफुल गैसेज यहां पे प्रोड्यूस नहीं होती, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहता है। क्लाइमेट में चेंजेस नहीं आती, बैड चेंजेस नहीं आती। ठीक हो गया बेटा? उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, इसका भी क्या फायदा है कि क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सपोर्ट द कंट्री पावर नीड्स। यानी चूंकि पानी बहुत ज्यादा है, आपको पता है जमीन पे तकरीबन 70% वाटर है, तो इतना ज्यादा पानी, अगर जमीन खुश्की सिर्फ 30% है, तो इतना ज्यादा पानी है, तो वो पानी हमारे काम में आता है, और पूरी दुनिया में जो है वो ओवरऑल क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। न्यूक्लियर पावर, इसका क्या फायदा है? हाँ जी, इसमें भी पोल्यूशन नहीं होती, ठीक है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में बर्न करके पोल्यूशन होती है, उसमें जाहिर सी बात बर्निंग होगी तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी और वो पोल्यूट करेंगी एयर को, और वो चीज नुकसानदेह है। जबकि न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है उसमें फिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? फिशन, और उसमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती। खैर, ये मैंने एडवांटेज बताया है भी न्यूक्लियर पावर का, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी हम देखेंगे। अब हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो सोलर पावर का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको दिन के वक्त, ये जब तक सूरज है तब तक ये एनर्जी अवेलेबल है, और रात को ये फिर अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा अगर क्लाउडी सीजन हो गया, क्लाउडी मौसम हो गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर भी आपके पास सनलाइट नहीं आएगी, तो आपकी ये जो सोलर एनर्जी है ये फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होगी, सोलर पैनल वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में ये एक डिसएडवांटेज बन गया। और जो विंड पावर है, इसकी भी अगर आप बात करो तो ये भी हमेशा अवेलेबल तो नहीं होती। जब विंड चलेगी तब ये एनर्जी अवेलेबल है, और जब विंड नहीं होगी तो फिर ये नहीं है। अच्छा, अब जब ये इसके अलावा ये बताया गया कि जब ये एक डिसएडवांटेज के तौर पर देख रहे हो, तो फिर हमें यहां पे एक्सपेंसिव, हमें एक बैकअप लेना पड़ता है। फिर जब सूरज निकला होता है उस वक्त हम सोलर पैनल से सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट तो कर रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसको स्टोर भी कर लेते हैं, उसको स्टोर भी कर लेती हैं। तो स्टोरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सपेंसिव बैटरीज यूज करना पड़ेगी। तो इसका मतलब कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो नो डाउट इनके फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है, कॉस्ट पे फिर हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इससे भी क्या होता है कि एडवांटेज तो आपने देख लिया। अब जब डैम बनाना होगा तो बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है, और जब बहुत ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होगी तो वहां से एनिमल्स, प्लांट्स को मूव करवाना पड़ेगा, लोगों को मूव करवाना पड़ेगा, उनको जगह छोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज भी क्या होगी? फिर एक डिसएडवांटेज के तौर पर आ गई। तो ये आपने डिसएडवांटेज भी देख लिए। फॉसिल फ्यूल जो है ये क्या करते हैं? ये तो आपको पता है, दे कॉज पोल्यूशन, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये तो इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, और लिमिटेड मिकदार में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। इसका नुकसान क्या है? आपको पता है ये जो आपका ये यूरेनियम होता है ना, ये रेडियो एक्टिव है। ये फिशन रिएक्शन में जो हमारे फिशन फ्रैगमेंट्स बनते हैं ना, जो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल भी होते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर वो एयर में रेडियो एक्टिव मटीरियल आ जाए ना,
तो उससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। कौन सी? जैसे कैंसर वगैरह। कैंसर जो है वो काज कर देती है रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फायदे तो हैं इसके, लेकिन इसमें जो रेडियो एक्टिव वेस्ट बनती है उसको हैंडल करना मुश्किल होता है। उसको मैनी 100 मीटर नीचे जाके जमीन के दफनाना पड़ता है। ओपन ही नहीं फेंक सकते। ओपन अगर फेंकेंगे वो तो एयर को पोल्यूट कर देंगे, और इसकी जो रेडिएशन है वो इंसानों को, जानवरों को, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगी। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का नुकसान भी है। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो अगर एक्सप्लोड हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, फिर तो बहुत तबाही है। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक एटम बम चला दिया। तो रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो उनको एक लिमिटेड रीजन के अंदर कंट्रोल रखा जाता है ताकि वहां से बाहर ना निकल सके। तो इसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसकी मेंटेनेंस थोड़ी जो है वो भी कॉस्टली होती है। तो ये आपने डिसएडवांटेजेस को भी अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर जो हमने अंडरस्टैंड किया। एक छोटा सा पॉइंट रह गया था लास्ट टाइम, जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, वो अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।